हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 7 करने वाले हैं। जिस 3 मॉक टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके आगे 7वां मॉक टेस्ट आएगा, जो आप लोगों के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। मतलब 1 से लेके 100 तक का काउंटिंग लिखे हैं, उसमें अंक 5 मतलब 5 डिजिट 5 जो है वो कितनी बार आता है। तो देखिए 5 कहाँ कहाँ आएगा, ध्यान से देखिए। 1 5 तो यहाँ आएगा 5 में, 1 5 15 में आएगा, 1 5 25 में आएगा, 1 5 25 में आएगा, 1 5 35 में आएगा, और 1 5 45 में आएगा, 1 5 55 में आएगा, और 1 5 65 में आएगा, और 1 5 75 में, 1 5 85 में, और 1 5 95 में। इतना ही 5 आएगा, है ना। आप कहिएगा इतना ही 5 आएगा, लेकिन आप भूल रहे हैं और भी 5 आएगा। 1 51 में 5 आएगा, 1 52 में 5 आएगा, 1 53 में 5 आएगा, 1 54 में, और 1 55 में, 56 में, 57 में, 58 में, 59 में, और एक जगह और आता है जैसे 45 46 47 48 49, और एक यहाँ जो 50 आएगा उसमें 5 आएगा। इसके अलावा तो और कहीं 5 दिखने वाला नहीं है। इसके अलावा और कहीं 5 दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो देखिए अब हम गिनना शुरू करते हैं। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो इस लाइन में पूरा हो गया। इस लाइन में पूरा 5 हम लोग काउंटिंग कर चुके हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने 5 है? 20 5 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 20। ये चीज़ अगर आपके माइंड में चलती है कि यहाँ से यहाँ तक 10, जिसमें 55 में 2 5 है, तो 11 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 5 होंगे। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो। तो कितने 5 होंगे? 1 से 100 तक की गिनती में 20 5। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग अपना आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने। बोलता है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, उसका अंक डिजिट का सम क्या है? 9 दे रखा है, और उस संख्या में जब 27 जोड़ा जाता है, जो संख्या हमको पता है, जो संख्या है उसमें अगर 27 जोड़ दें तो उसका जो डिजिट का स्थान है वो बदल जाएगा। मतलब संख्या में अगर 27 जोड़ दें तो डिजिट का स्थान संख्या के अंकों का स्थान बदल जाएगा। अंकों का स्थान बदल जाएगा, यही दे रखा है, बदल जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे कि कौन ऐसा संख्या है। पहले तो डिजिट का सम 9 आना चाहिए। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। यहाँ भी 9 है, 9 है, 9 है, 9 है। सब जगह डिजिट का सम क्या है? 9 है। यहाँ भी 7 2 9, यहाँ भी 8 1 9, यहाँ भी 6 3 9, यहाँ भी 5 4 9। अब एक एक ऑप्शन को हम रखकर चेक करेंगे। क्या 45 रखने पर संख्या अगर हम 45 मानते हैं, उसमें अगर 27 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 54 आएगा। इसको रिवर्स करने पर क्या आता है? 54 आता है। तो 45 में 27 जोड़ने पर 54 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। 36, अब क्या है सेकेंड ऑप्शन? 36। 36 में 27 जोड़ेंगे तो क्या 63 आता है? 63 लाना है, क्योंकि इसको उलट देना है। अंकों का स्थान क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। तो देखिए 63 आना चाहिए। 7 6 13 का 3, हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6। देखिए संख्या यहाँ 36 था, उलट के क्या हो गया? 63। मतलब जो संख्या 6 यहाँ था ये उल्टा हो गया। 36 को उल्टेंगे तो क्या लिखेगा? 63।
जाहिर सी बात है कि यही आंसर होगा, क्योंकि ये कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि कंडीशन में क्या बोलता है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। यहाँ भी अंकों का स्थान आपस में बदल गया। जो पहले जो वंश यानी कि इकाई अंक पे था वो दहाई अंक पे चला गया, है ना, और जो दहाई अंक पे था वो इकाई अंक पे चला गया, है ना, तो बदल गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अब अगला सवाल हम लोग करेंगे। बोलता है 3 नंबर क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। मतलब आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। मतलब कौन सा ऐसा पेयर है, पेयर नहीं, जो ये तीनों संख्या है वो बढ़ते क्रम, मतलब सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो देखिए कोई भी फ्रैक्शन, जैसे आपके सामने ये है 5/6 और 3/5, इसमें बड़ा छोटा बताना है तो आप तो ऐसे देख के तो नहीं बता सकते, लेकिन आप देख के बता सकते हैं है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इधर जाएगा और ये नीचे वाला इधर जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 25, एरो जाएगा जिधर उधर लिखना है ना, ये 25 और ये एरो किधर जा रहा है, इधर, तो 6×18 कौन बड़ा है, 25 बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। इसका मतलब ये वाला बड़ा है ना। ये जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ, तो हम बता सकते हैं कि 25 बड़ा है 18 से, है ना, तो ये 25 बड़ा है। तो यहाँ हमको बढ़ते क्रम में चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, बढ़ते क्रम में चाहिए, मतलब सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा, है ना। यहाँ हमको सबसे बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा, और यहाँ इस ऑप्शन में सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। तो देखिए 25, 6×18 इधर ही बड़ा हो गया, इधर क्या हो रहा है 25 और इधर 18, तो इधर ना बड़ा हो गया, ये 25 बड़ा हो गया, जबकि हमको इधर से चाहिए था, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इधर देखिए 6×18, इधर क्या है 18 और इधर क्या है 25, मतलब ये इससे बड़ा है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, यहाँ तक सही है। उसके बाद इसको चेक करेंगे, यहाँ 9×5 = 45 और 6×7 = 42, तो ये भी गलत है, क्योंकि 45 इधर बड़ा रहना चाहिए, इधर सबसे बड़ा रहना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब सी पर आते हैं, 9×27 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×7 = 35, ये बड़ा है ना, तो जाहिर सी बात है छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है, तो यहाँ तक सही। अब ये वाला चेक करेंगे, इस दोनों को चेक करेंगे, 7×6 = 42 और 9×5 = 45, तो ये यहाँ भी बड़ा था, ये इससे बड़ा था, ये वाला इससे बड़ा था और ये वाला इससे बड़ा है ना, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर है, क्योंकि हमको बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अब 4 है, बोलता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3276 है तथा उनका एलसीएम 63 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। ये एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो संख्याएं दी हुई है जो कि किस रेशियो में है, x/y में है, किस रेशियो में है, x/y में है, और इनका एचसीएफ, ध्यान से देखिएगा, इनका एचसीएफ क्या दे रखा है, h दे रखा है, तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं जो होंगी वो संख्या जो होगी वो hx और hy होगी। संख्या क्या होगी, hx और hy। अगर दो संख्याओं का रेशियो क्या था, x/y, तो संख्याएं और एचसीएफ h है, तो संख्याएं hx और hy, और इनका एलसीएम अगर निकालने लगे तो क्या आ जाएगा, hxy। और अगर इनका ये दोनों संख्याएं का हम प्रोडक्ट निकालने लगे, गुणनफल निकालने लगे, तो क्या आ जाएगा, h² तो इतनी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए कि दो संख्याएं का रेशियो क्या है, x/y,
और उनका HCF क्या है, H है, तो संख्याएं HX और HY होंगी, उनका LCM HXY होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, H²XY। तो देखिए यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, H²XY, H²XY, और उनका LCM है, LCM क्या दे रखा हुआ है, HXY। तो उनका HCF ज्ञात कीजिए। क्या इसको अगर हम इससे डिवाइड दे दें, दोनों संख्याओं के गुणनफल को उसके LCM से डिवाइड देंगे तो हमारा H आ जाएगा, क्योंकि XY से XY कट गया और एक H से एक H कट गया तो H आ जाएगा। तो ऊपर क्या बैठाना है, गुणनफल बैठाना, H²XY। तो क्या दे रखा है गुणनफल, 3276, और LCM क्या दे रखा है, 63। नीचे LCM था तो H से H आ जाएगा हमारा, है ना। यहाँ प्रोडक्ट और LCM को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, H आएगा। आपको काट के बताए हैं, अब काटिए। 9 सते 63, 9 तिया 27, बच गया 5, 9 छके 54 और 9 चौके 36। 7 से काटिए, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, तो H का मान क्या आ गया, 52। H का मान क्या आ गया, 52, मतलब HCF क्या है, 52। यहाँ से आपको संख्याएं भी पूछता तो आप निकाल सकते थे, है ना, संख्याएं भी पूछता तो आप निकाल सकते थे। XY का मान पहले निकालना पड़ता, उसके बाद संख्याएं इजी से निकल जाती, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 20% अंक प्राप्त करता है और 35 अंक से फेल हो जाता है ना। और जबकि दूसरा अभ्यर्थी, मतलब दूसरा विद्यार्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक लाता है और प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिकता, मतलब 50% अधिक लाया और जितना पास होने के लिए जरूरी था उससे 32 अधिक लाया, है ना। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ठीक है ना। तो देखिए एक विद्यार्थी, ये बॉर्डर लाइन है ना, ये बॉर्डर लाइन है, इससे एक विद्यार्थी, ये पास होने का बॉर्डर लाइन है, ठीक है ना। तो एक विद्यार्थी 20% अंक लाता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है, 35 अंकों से फेल हो जाता है, 35 अंक पासिंग मार्क्स से 35 अंक कम लाता है, ठीक है ना। अब एक दूसरा विद्यार्थी है जो 50% अंक लाता है, 50%, और जो भी पासिंग मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स है ना। जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से पासिंग मार्क्स से कितना अधिक है, ये 32 अधिक लाता है, जो 32 अधिक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो बन गया फिगर मेरा बन गया, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। जो परसेंटेज में डिफरेंस है, परसेंटेज में डिफरेंस इक्वल्स टू मार्क्स में डिफरेंस, ठीक है ना। यही चीज को इक्वल करते हैं, है ना, परसेंटेज में डिफरेंस को मार्क्स में डिफरेंस। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, यहाँ 20% है, यहाँ 50% है, तो परसेंटेज में डिफरेंस है 30% का। और मार्क्स में कितना डिफरेंस है, ये प्लस का 32 है, प्लस 32 मतलब अधिक लाता है और ये 35 कम लाता है, इसीलिए -35 लिए, है ना। 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब जितना भी पासिंग मार्क्स चाहिए उससे इसका कितना कम है, 35 कम है। तो डिफरेंस लेना, डिफरेंस में दोनों जुड़ जाएगा, -35 और +32 दोनों का डिफरेंस क्या होगा, +67, क्या आ जाएगा, 67, मतलब 30% का वैल्यू 67 है। तो बोला परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का पूर्णांक, यहाँ से 10% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 367/3, और 100% का वैल्यू एक जीरो चिपका देंगे, 670/3। तो 100% का वैल्यू पूरा मार्क्स कितना, पूर्णांक क्या होगा, 100%। तो 100% का वैल्यू क्या आ गया, 670/3 मार्क्स, 670/3 मार्क्स इसका पूर्णांक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 16% के लाभ पर विक्रय मूल्य दिया है, तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 4/25, 4/25 मतलब 25 का सामान है तो उसका 4 प्रॉफिट लेके कितना में बेचेंगे? 29 में बेचेंगे। ये 29 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। ये कितनी यूनिट की वैल्यू? 29 यूनिट की वैल्यू। तो 29 यूनिट का वैल्यू कितना है? 29 से कम 29 और बच गया 14, 29 बचे 45, 15 गुना है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 25 यूनिट का 15 गुना 25 × 15, ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब बोला है ये आर्टिकल का क्या आ गया? उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया, क्योंकि शुरू में क्या दे रखा था? सेलिंग प्राइस कब? 16% के लाभ पर। तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/25 मतलब 25 में सामान खरीदे तो 4 प्रॉफिट लेके कितना में बेचे हैं? 29 में। तो 29 का वैल्यू 435 दिया था, कितना गुना? 15 गुना। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से 25 था, तो 25 का 15 गुना 25 × 15। अब इस सामान को यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? वस्तु को अब कितना बेचा जाता है? 330 रुपये में, 330 रुपये में। तो हानि प्रतिशत बताना है। काटेंगे 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, मतलब 25 का सामान कितना में बेच रहे हैं? 22 में। तो कितने का लॉस हो रहा है? 3 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पर? 25 पर, क्योंकि लॉस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। 25 पर इंटू 100%, 100%। तो 25 चौके 100, 4 तिया 12% का लॉस हमको होगा। कितना परसेंट का? 12% का लॉस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कितने का लॉस हो गया? 12% का। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। 2 अनुपूरक कोणों का अनुपात क्या है? 4:5। तो दोनों के योग मतलब सम का रेशियो किससे लेने का? उनके अंतर से अनुपात। यहाँ सम लेना है दोनों का और यहाँ डिफरेंस लेना है। तो मान लीजिए कि ये एंगल अनुपूरक कोण है। अनुपूरक कोण है मतलब कि ये दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री है। ये दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री। तो मतलब ये 40 रहा होगा और ये 50 रहा होगा। डायरेक्ट सोचना है, माइंड में सोचना है ये कैसे हुआ, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि अनुपूरक कोण है तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। तो इसीलिए 90 डिग्री बनाने के लिए 40 से एक को ले लिए, एक को 50, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। तो 40 यहाँ सम बोला है, सम क्या है? 90 डिग्री और डिफरेंस क्या है? 10 डिग्री। तो ये दोनों का रेशियो लेने बोला है, तो क्या आ गया? 9:1। 9:1 हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। तरुण और तपन नाम के 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रमशः 13,000 और 19,500 रुपये के साथ निवेश करके एक बिजनेस शुरुआत किया। मतलब तरुण लगाया 13,000 रुपये और तपन लगाया 19,500 रुपये और एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। अब तपन के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई, उसने अपना पैसा 8 महीना के बाद वापस ले लिया। जाहिर सी बात है उसको पैसे का ज़रूरत पड़ा होगा तो निकाल लिया होगा, वापस ले लिया और लेना पड़ा। वर्ष के अंत में दोनों का लाभ का अनुपात, दोनों के लाभ, दोनों का प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा वर्ष के अंत में, ये हमको पूछा है। तो प्रॉफिट किस पर डिपेंड करता है? ये चीज़ आपको बार बार बता चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब कितना पैसा आप लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने समय के लिए कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ तरुण लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं? तपन लिखते हैं। ये दोनों का प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। देखिए तरुण और तपन किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं? यही रेशियो ले लेते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म। 13 दह का 130, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 3 5 दूनी 10, 5 तिया 15। मतलब तरुण अगर 2 यूनिट लगा रहा है तो तपन क्या 3 यूनिट लगा रहा है, तपन क्या लगा रहा है 3 यूनिट। अब
बोल रहा है, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 महीने के बाद वापस लेना पड़ा। तपन कितने महीने के लिए पैसा निवेश कर रहा है? 8 महीने के लिए, जबकि तरुण तो वर्ष के अंत तक लगा रहा है, तो ये 12 महीने के लिए, ये 12 महीने के लिए। तो 12 दूनी 24 और 8 त्रिका 24। क्या रेशियो आ गया? 1:1। क्या आ गया? 1:1। मतलब ये दोनों का प्रॉफिट का रेशियो किस रेशियो में बटेगा? 1:1 में, है ना। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के सवाल बहुत सारे मैंने करवा दिए हैं, तो आपको करना शुरू करना पड़ेगा अपने से। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 है। देखिए, ए एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है। ये कितने दिन में एक कार्य को कर सकता है? 5 दिन में कर सकता है। और जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लगते हैं। बी को यही कार्य करने में कितने दिन लगते हैं? ए को 5 दिन और बी को 10 दिन। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। वे साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। दोनों साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किए, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। मतलब कार्य जिस भी टाइम समाप्त होगा उससे 4 दिन पहले ही एक कार्य छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन कार्य किए? ए ने कितने दिन कार्य किए? तो देखिए, यहाँ से टोटल वर्क क्या आ जाएगा? यहाँ से टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 5 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा। टोटल वर्क क्या आ गया? 10 यूनिट। ठीक है ना, 10 यूनिट। तो इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? ए का एफिशिएंसी, ए 5 दिन में 10 यूनिट काम करता है, मतलब हर दिन कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट, है ना। 10 को डिवाइड दे देंगे 5 से, 2 आ गया। अब यहाँ इसका एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि 10 दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है, तो हर दिन कितना यूनिट? 1 यूनिट काम करेगा। अब बोला है कि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कि ये टाइम लिमिट में कितना काम पूरा हुआ है? 10 यूनिट। ये टाइम लिमिट में कितने काम पर पूरा हुआ है? 10 यूनिट, है ना। अब ए जो है वो 4 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा था। ये कितने दिन काम को पहले छोड़ दे रहा था? 4 दिन पहले ही काम को छोड़ दे रहा था। अगर ए को 4 दिन तक और काम करवा ले, मतलब कि 4 दिन पहले जो छोड़ रहा था ये, उसको रोक ले कि ए भाई मत जाओ और 4 दिन काम कर लो। 4 दिन पहले जो तुम छोड़ रहे हो वो ये 4 दिन पहले मत छोड़ो, 4 दिन तो काम कर लो। तो ए 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन अगर इसको पकड़ के रख लेंगे तो कितना यूनिट काम कर देगा? एक्स्ट्रा 8 यूनिट काम कर देगा, है ना। 8 यूनिट काम कर देगा, है ना। अब तो दोनों सेम टाइम के लिए काम किए हैं। जितना टाइम के लिए ए काम किया है उतना टाइम के लिए बी, क्योंकि 4 दिन पहले जो ए जा रहा था उसको रोक लिए, 4 दिनों तक उससे काम करवा लिए। टोटल कितना इसी टाइम पीरियड में कितना काम हुआ है? 18 यूनिट। और ये दोनों कौन दोनों मिलकर किए हैं? ए और बी। ए और बी को, ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 1, तो दोनों का एफिशिएंसी 3। तो कितना दिन लगा होगा? 6 दिन। टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ है? 6 दिन में। बोला ए ने कितने दिन कार्य किया? टोटल काम जो है वो 6 दिन में समाप्त हुआ है, लेकिन एक 4 दिन पहले ही जा रहा है, मतलब ए केवल 2 दिनों तक किया होगा, है ना। टोटल काम 6 दिन तक चला है, तो ए 4 दिन पहले जा रहा है, इसका मतलब ए कितने दिनों तक काम किया होगा? केवल 2 दिनों तक। तो ए आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और पी और आर मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले पी और क्यू इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 15 दिनों में। उसके बाद दिया हुआ क्यू और आर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और P और R मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और R कितने दिनों में? 20 दिनों में, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो टोटल वर्क यहाँ से क्या आ जाएगा? 15, 12, 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15, 12, 20 का एलसीएम 60 यूनिट। मतलब टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट।
तो यहाँ से P प्लस Q का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 15 चौके 60। यहाँ से Q प्लस R का एफिशिएंसी 12 पचे 60। यहाँ से P क्या है, P प्लस R का एफिशिएंसी 20 तिया 60। तो यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी निकल जाएगा कि 2P प्लस Q प्लस R, है ना, ये दो बार ना है, P यहाँ भी है, यहाँ भी है, R यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 2P प्लस Q प्लस R का एफिशिएंसी कितना आ गया, 5 प्लस 4 9, 9 3 12 यूनिट। तो 2 से काटेंगे तो 6 यूनिट, मतलब P प्लस Q प्लस R का एफिशिएंसी कितना है, 6 यूनिट। मतलब एक दिन में P प्लस Q प्लस R, P Q R अगर तीनों साथ मिल जाए तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 60/6 कर देंगे, 60 को 6 से डिवाइड देंगे, मतलब कितना, 10 दिन। 10 दिन नहीं ना, आप खुद भी सोच सकते हैं, एक दिन में 6 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने में 6 दहे का 60, मतलब 10 दिन तक काम करेंगे तो 60 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा इसको, P प्लस Q प्लस R को तीनों साथ मिल जाएंगे तो 10 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, बोलता है 1 kg मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और बाकी गिल्लेट है। तो ये लाइन से हमको कोई भी मतलब नहीं है ना, हमको सिर्फ तांबा पर फोकस करना है कि 1 kg मिश्र धातु में कितना प्रतिशत तांबा है, 32%। और वही पूछा तांबे की मात्रा कितनी होगी, तो 1000 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, क्योंकि सारे आंसर क्या में दे रखे हैं, ग्राम में दे रखे हैं, तो हम ग्राम में ही निकालेंगे। 1000 ग्राम में कितना प्रतिशत तांबा है, तांबा देखिए 32% तांबा है, कितना है, 32%। तो इसका 32% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, मतलब 320 ग्राम क्या होगा, तांबा। और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 320 ग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी सवालों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। A कितने घंटे में, 7 घंटे में भर सकता है, और B कितने घंटे में, 10 घंटे में भर सकता है। जबकि पाइप C टैंक को 14 घंटों में खाली कर सकता है। पाइप C एक खाली करने वाला पाइप है जो कि 14 घंटे समय लेता है पूरा टैंक को खाली करने में। यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाता है तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा, मतलब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया तो टैंक कितने समय के बाद पूरा तरह से भर जाएगा। तो देखिए यहाँ से टोटल कैपेसिटी टैंक का कितना आ जाएगा, 7, 10 और 14 का एलसीएम क्या होता है, 70 यूनिट टैंक का टोटल कैपेसिटी है। यहाँ से A का एफिशिएंसी कितना आएगा, 7 दाएँ का 70, और B का एफिशिएंसी 10 सत्ते 70, और C का एफिशिएंसी 14 पच्चे 70, लेकिन इसको माइनस में लेंगे क्योंकि C कौन सा पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाता है, यदि तीनों पाइप को एक साथ चालू करेंगे तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, 10 और 7 17 भर जाएगा, लेकिन ये 5 खाली कर देगा, मतलब 1 आवर में कितना, A प्लस B प्लस C तीनों को मिलाएंगे तो कितना 1 आवर में भरेंगे, 12 यूनिट भरेंगे। 1 आवर में कितना यूनिट, 12 यूनिट। तो 70 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, 70/12 क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 35, मतलब 5 सही 5/6, मतलब 6 × 30 और 5 35। तो कितना घंटे लगेगा, 5 सही 5/6। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 40 है। तो इन संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपको क्रमागत संख्याएं दिया रहे, मतलब क्रमागत मतलब एपी में लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या, मतलब ये 5 संख्या है ना, ये सभी लगातार क्रमागत सम संख्या है, लगातार है। तो लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या जो मिडिल में हो। तो यहाँ बीच वाली संख्या क्या है, 40 है, इसका 40 है, मतलब ये भी संख्या क्या रहेगी, 40, क्योंकि इसका औसत क्या दे रखा है, 40। और लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या, मतलब बीच वाली संख्या भी
40 रही होगी। अब ये संख्याएं जो है वो सम संख्या, मतलब सम संख्या कितने के गैप पर आती है? देखिए सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये कितने के गैप पर? 2 के गैप पर, 2 के गैप पर, 2 के गैप पर, है ना। तो 2-2 के गैप पर आती है सम संख्या। सम संख्या कितने के गैप पर आती है? 2-2 के गैप पर। तो देखिए इधर आगे बढ़ेंगे, इधर +2 होते जाएगा, इधर +2 होते जाएगा, इधर -2 होते जाएगा, है ना, क्योंकि पीछे आएंगे तो घटाते जाएंगे, -2, है ना, तभी तो लगातार संख्या हो जाएगा। -2 करेंगे तो यहाँ 38 और फिर -2 करेंगे तो 36। तो उधर तो बड़ा बड़ा संख्या आएगा, जैसे 40 में 2 जोड़ेंगे तो 42 और 44। यही लगातार 5 संख्याएं रही होंगी जिनका औसत क्या है? बीच वाली संख्या। लगातार संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन है? 36 है। तो और 36 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में जा रहा है 5 किलोमीटर की चाल से उसे पार करती है। ट्रेन की चाल कितनी है? इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, कितना टाइम में पार करती है? 10 सेकेंड में पार करती है। चाल से जा रहा है उसे 10 सेकेंड में पार करती, 10 सेकेंड में पार करती है ना। ये लाइन आप ऐड कर लीजिएगा। क्या बोला है कि 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा, मतलब ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, आदमी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और आदमी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, उसको 10 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल क्या है? तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है? जब भी ट्रेन कोई आदमी या खंभा को पार करेगी, या तो आदमी को पार करे या तो पोल को पार करे, तो वो अपने डिस्टेंस के, अपने लेंथ की, मतलब जितना ट्रेन की लंबाई होगी उतना दूरी के बराबर चलेगी। कितना लंबाई है? 125 मीटर। कितना डिस्टेंस किया गया? 125 मीटर, इतनी ही दूरी चलेगी। और रिलेटिव क्या स्पीड क्या आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो जाहिर सी बात है ट्रेन की चाल अधिक होगी। ट्रेन क्रॉस किया है तो s - 5 और टाइम, इसको मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकेंड में 5/18, जिससे कि डायरेक्ट s का जो भी वैल्यू अब आएगा वो डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में आएगा। डायरेक्ट क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर में। और कितना सेकेंड में पार किया है? 10 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ काटेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 25 × 5 = 125। तो ये 9 इधर से गुना आएगा तो 45 बराबर s - 5। तो यहाँ से s का वैल्यू क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। ये s जो आएगा वो डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में आएगा, क्योंकि इसको हम चेंज कर लिए हैं मीटर पर सेकेंड में। तो s चेंज होके किस में हो गया है? मीटर पर सेकेंड में। तो s का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में ही रहा होगा। क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार उसे 6 घंटे का समय लेता है। 6 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल मतलब y निकालना है ना। धारा की चाल क्या होती है? y। और आदमी की स्पीड क्या होती है? x होती है ना। तो देखिए एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाता है, उसमें भी उसको 6 घंटा लगता है। और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाता है, उसमें भी उसे उतना ही समय 6 घंटा लगता है। तो अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या आ जाएगी? अप स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा, मतलब कि अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धारा की विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में कितना किलोमीटर गया है? 24 किलोमीटर। और ये समय कितना लगा है? इसमें भी 6 घंटा लगाता है। तो स्पीड क्या आ जाएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। 6 चौके 24 किलोमीटर पर आवर, है ना, 4 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 36 किलोमीटर गया है कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर।
तो यहाँ से धारा की चाल जो आएगी y बराबर क्या होता है d माइनस यू बटे 2, d माइनस यू बटे 2 मतलब 6 माइनस 4 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से धारा की स्पीड क्या आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। हम लोग 15 नंबर सवाल तक कर चुके थे, अब 16 नंबर सवाल को करेंगे। 15 तक हमारा ख़त्म हो चुका था। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। जैसे एक अंकिता नाम की एक लड़की है जो एक 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले खेत के किसी कोने पर खड़ी है। 4 कोने में से मैं एक कोने पर खड़ा कर लेते हैं। मान के चलिए यहाँ अंकिता खड़ी है, इस कोने पर अंकिता खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। अंकिता क्या की, इस विकर्ण के साथ दौड़ी, यहाँ से यहाँ तक दौड़ के यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक दौड़ के कहाँ तक गई, इस बिंदु तक गई, और वापस फिर लौट के इसी बिंदु पर आई। मतलब एक बार गई और दूसरे बार आई। तो बोला अंकिता द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो देखिए अंकिता कुल कितनी दूरी तय की है, एक बार गई है और एक बार आई है, मतलब ट्वाइस इंटू डायगोनल, जितना डायगोनल है उसका दुगुना दूरी तय की है ना। तो डायगोनल कितना है इसका, देखिए 30 40, पाइथागोरस से क्या आ जाएगा 50 मीटर है ना। क्या आ गया 50 मीटर, क्योंकि 3 4 5 क्या होता है ट्रिपलेट होता है ना। किसी भी ट्राइंगल में 3 4 हो दो साइड तो तीसरा साइड 5 होगा जब वो राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो क्या आ जाएगा 50 मीटर। तो डायगोनल क्या आ गया 50 मीटर। तो कुल दूरी कितना आ जाएगा 2 इंटू 50, 100 मीटर। कितना 100 मीटर वो टोटल दूरी तय की है, क्योंकि एक बार गई है 50 मीटर, दूसरे बार लौटी है 50 मीटर। 50 50 100 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बोलता है दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद ज्ञात करें। दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद ज्ञात करें। ये पहला पद क्या दिया हुआ है, पहला पद है 3, दूसरा पद क्या है 6, तीसरा पद क्या है 12, चौथा पद हमको पता नहीं है और 5वां पद तो हमको निकालना ही है, 5वां पद बताना ही है। तो ये क्या है जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें कॉमन रेशियो सेम होता है, मतलब कॉमन रेशियो क्या है T2/T1, T2/T1 बराबर T3/T2, ये कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो सेम होता है। T2/T1 क्या है 6/3, कितना है कॉमन रेशियो 2 का रेशियो है ना। मतलब हर बार 2 से मल्टीप्लाई होते जाएगा, हर बार 2 से मल्टीप्लाई होते जाएगा, यही इस कॉमन रेशियो का मतलब है। तो कॉमन रेशियो हम लोग निकाल लिए कि कॉमन रेशियो क्या है 2 है, मतलब हर बार किससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई। इसके बाद किससे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई है ना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो चौथा पद क्या आएगा 12 दूनी 24, और फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 24 दूनी 48। तो हमारा 5वां पद क्या आ गया 48। तो ये होता है जीपी का टर्म। कॉमन रेशियो हर टर्म में सेम होता है ना। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, पहले वाले पद बटे उसके जस्ट पीछे वाले पद को डिवाइड कर देंगे तो कॉमन रेशियो आ जाएगा हमारा, जो कि इस क्वेश्चन में कॉमन रेशियो 2 आया है और 5वां पद निकालना था जो क्या आ गया 48। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए यह द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा है, जहां अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा माइनस बीटा क्या है 2 है। तो समीकरण क्या है, तो अल्फा और बीटा इसके 2 रूट्स हैं है ना। तो देखिए हम लोग अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, समीकरण जो भी होगा वो होगा x² माइनस सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या है मूल का योग
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। एक बार यहाँ जोड़ना है मूल को और यहाँ गुना करना है ना, यही इक्वेशन इसी फॉर्म में होगी। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा तो हमको पता है, ज़रूरी क्या है अल्फा इंटू बीटा निकालना। तो देखिए यहाँ से हम अल्फा और बीटा का वैल्यू गैस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है अल्फा और बीटा का वैल्यू। आप कहिएगा कि अल्फा का वैल्यू 5 और बीटा का वैल्यू 3 हो सकता है, क्योंकि 5 और 3 8 और 5 और 3 को घटाएंगे तो 2, है ना। ये वैल्यू आपको खुद से सोचना है कि क्या रखने पर 8 आ जाए जोड़ने पर, और अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या रखने पर घटाने पर 2 आ जाए। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू पता चल गया, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, अल्फा इंटू 5 दिया 15। अब हमको अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। अब इसमें बैठा दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 15 बराबर 0। तो क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर है। अब हम लोग आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे। 19, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या बोलता है, 19 नंबर कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 8 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा। तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, आपको तो पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ सभी को पता है, क्लास 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना, वहीं से ये फॉर्मूला क्लास 10 से ही लिया गया है। तो सेक थीटा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को इधर ही रखेंगे, इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा को उधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही आ जाएगा। तो देखिए हमको यही निकालना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो वैल्यू बैठा देंगे 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 रख देंगे, क्या आ जाएगा 1 बाई 8 क्या होता है 0.125, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट और लास्ट, इसी में है ना 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग लास्ट क्वेश्चन को अब देखिए आपके सामने आएगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 20 है ना, लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, ये है ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का, है ना। तो देखिए एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक टावर है, क्या है, टावर है, इसके शीर्ष से टॉप से एक भूमि पर स्थित एक बिंदु है जिसका उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर 30 डिग्री है। क्या कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक है। एक टावर है, ये क्या है टावर है। अब देखिए बोल रहा है टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित एक बिंदु x तक जाने के लिए टावर की पाद की ओर, यहाँ से यहाँ x एक बिंदु है और ये एक बिंदु है ना। टावर के पाद की ओर x एक बिंदु है, उस तक जाने के लिए उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री होता है। जब हम x बिंदु तक आते हैं ना, यहाँ से चलकर यहाँ तक, तो उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। और ये दूरी कितना दे रखा है 20 मीटर पर स्थित एक बिंदु है ना। जहाँ a है वहाँ से कितने मीटर पर 20 मीटर पर है। तो ये सवाल अब तो बन जाएगा, हमारा इजी हो गया। हम लोग पढ़े हैं 30, 60, 90 डिग्री का ट्रायंगल। ये चीज़ आपको बता चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल का रेशियो क्या हो 30, 60, 90 ट्रायंगल, तो अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और
90 डिग्री के सामने 2 यूनिट क्या होगा, साइड का रेशियो होगा, है ना। तो देखिए मान लीजिए कि इस यहाँ 30 डिग्री बन रहा है ना, इस 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है। कितना यूनिट है, 1 यूनिट। तो यहाँ 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, √3 यूनिट, √3 यूनिट। इस ट्रायंगल में आप हो गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, यहाँ 30 डिग्री के सामने √3 यूनिट है, तो ये 60 डिग्री पूरा हो गया। ये 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 3 यूनिट, है ना। √3 का √3 गुना 3 यूनिट, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक √3 यूनिट, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 यूनिट रहा होगा, है ना, 2 यूनिट। और 2 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 20 मीटर। कितना, 2 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 मीटर, 20 मीटर। तो बोला है बिंदु ए से टावर तक, टावर की दूरी कितनी है, बिंदु ए से टावर की दूरी कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 गुना था, तो 10 गुना कर देंगे 30 यूनिट, है ना, 30 मीटर। तो बिंदु ए से टावर के पाद तक की दूरी कितना है, 3 यूनिट, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 30 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। तो हम लोग 20 मॉक टेस्ट नहीं, 7 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 7 मॉक टेस्ट का 20वां सवाल तक, और 20 सवाल हम कर रहे हैं डेली मैथ में, है ना। तो आपको अपना स्कोर बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाना चाहिए, है ना, तभी आपका स्कोर बूस्ट कर पाएगा। तो धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।